We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. नमस्कार, सक्सेस एरिया के इस खास कार्यक्रम भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे पूर्वजों ने सच्चाई और अच्छाई को देखने के लिए एक आयन बनाया जिसमें हम खुद को देखकर जान और पहचान पाते हैं। तो आइए देखते हैं इस जादुई आईने को कब बनाया, क्यों बनाया और किस किस ने बनाया। भारत का संविधान की पहली कड़ी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैं विक्की रंजन आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं हम लोग संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों, हम लोगों को पता है कि भारत जो है बहुत वर्षों तक अंग्रेजों की जकड़ी जंजीरों में बंधा रहा ना, अंग्रेजों की गुलामी सहता रहा। लेकिन जब हमारे क्रांतिकारी वीरों को यह लगने लगा कि अब हमारा देश अंग्रेजों की चंगुल से आजाद होने वाला है, तो उन्होंने भारत को एक नए राष्ट्र के लिए कि नए राष्ट्र को किस प्रकार से चलाया जाएगा, किस प्रकार से संचालित किया जाएगा, तो इसके लिए यहाँ के जो क्रांतिकारी वीर थे उन्होंने क्या कहा, तो भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और इस संविधान सभा के अनुरूप ही भारत को क्या किया जाएगा, तो संचालित किया जाएगा। और इन सब क्रांतिकारी नेताओं में से सबसे जो महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी, उन्होंने ही सबसे पहले क्या कहा था कि भारत के लिए क्या होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के बारे में बात की थी, तो अभी मैंने तुरंत बताया कि महात्मा गांधी थे ना। जब हमारे पूर्वजों को, हमारे महान क्रांतिकारी नेताओं को यह लगने लगा कि अब यहाँ से अंग्रेज जो हैं भारत को छोड़ के चले जाएंगे ना, चले जाएंगे, तो इसको संचालित करने के लिए एक समूह होगी जो क्या करेगी, भारत को संचालित करेगी। तो उसके लिए महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में तो जो अंग्रेज थे उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए ना। तो क्वेश्चन आता है इसमें, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के बारे में बात की थी। तो कौन थे, महात्मा गांधी थे ना, जिन्होंने 1922 ईस्वी में यह बोले थे कि भारत के लिए क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब देखिए, जब इन्होंने मांग किया कि यहाँ के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या चीज कहा कि भारत के लिए संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी हम लोग भारत को अच्छे से संचालित कर रहे हैं, अच्छे से सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो इसका संचालन किसके हाथों में रहेगा, तो सिर्फ अंग्रेजों के हाथों में रहेगा ना। तो देखिए, अंग्रेजों ने, बात आता है कि अंग्रेजों ने आखिरकार कब स्वीकार की कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो अगस्त 1940, अगस्त 1940, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं ना, अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव। लेकिन ये जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें अंग्रेजों ने तो बात मान ली कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अब क्यों नहीं किया भाई,
तो ये जो संविधान सभा था जो बनाया जाता, उसमें अंग्रेजों ने मुख्य बातें रखी थी कि अगर ये सब जो बात है वो अगर पूरा होता है, ये सब क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, तभी क्या होगा, भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। तो देखिए इसमें क्या चीज था कि लेकिन हम लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया भाई इसको? अंग्रेजों ने तो मान लिया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, हम लोग भी तो वही मांग कर रहे थे कि भारत के लिए क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने यह कहा इस प्रस्ताव में कि इसमें मुख्यतया भारतीय होंगे। मुख्यतः का मतलब क्या होता है कि मुख्य रूप से नहीं होंगे ना, मतलब भारतीयों के अलावा दूसरे लोग भी क्या हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये जो अगस्त प्रस्ताव था 1940 का, 1940 का, उसको हम लोगों ने नकार दिया ना। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद अगला प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। वो किसके द्वारा रखा जाता है? तो सर स्टीफर्ड क्रिप्स, जो एक अंग्रेज ही थे, उनके द्वारा रखा जाता है। तो ये जो दूसरा प्रस्ताव था उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, तो स्वीकार नहीं करते हैं ना। अब क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? दूसरा में क्या बात था? तो दूसरा जो बोलता था क्रिप्स प्रस्ताव, इसमें यह बोला गया था कि इन्होंने कहा कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जब हमारा देश में युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही संविधान सभा का क्या होगा, गठन होगा ना। उसके बाद दूसरा बात क्या चीज रखा कि इसलिए गांधी जी ने इसलिए इसको जो है दिवालिया बैंक की चेक की संज्ञा दी। दिवालिया का मतलब क्या होता है कि ये कभी भी बिक सकता है ना दूसरे के हाथों में। इसीलिए ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, नकार दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। आखिरकार ये दो प्रस्ताव तो हम लोगों ने नकार दिया, तो तीसरा क्या था, किसके द्वारा हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड में इटली की सरकार बनी। हम लोगों को पता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उसके बाद इंग्लैंड में किसकी सरकार बनती है, तो इटली की सरकार बनती है ना, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्रियों को हिंदुस्तान भेजा जाता है। उससे 3 कैबिनेट मंत्री, इसको कहाँ पे भेजा जाता है, हिंदुस्तान भेजा जाता है। ये जो तीनों मंत्रियों का समूह था, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि 3 मंत्रियों का समूह था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, कैबिनेट मिशन नाम दिया गया ना। अब इस मिशन के तहत कौन कौन सी बातों को रखा गया, तो इसको देखिए। ये जो मिशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, सर पैथिक लॉरेंस ना, ये अध्यक्ष थे। उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति थे वो कौन थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, जो सदस्य थे। और जो तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर, ये भी इसके सदस्य थे। तो पहला सर पैथिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टीफर्ड क्रिप्स, और तीसरा जो है एबी अलेक्जेंडर। और इसी योजना के तहत क्या चीज होता है, तो संविधान सभा का गठन होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत का जो संविधान सभा था उसका गठन किसके तहत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के तहत होता है। और यहाँ पे पूछा ये भी जा सकता है कि कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, या फिर इनके जो 2 अलग अलग सदस्य थे उनका नाम क्या था। तो ये सारी बातों को अपने दिमाग में क्या करना है, अच्छे से याद रखना है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें प्रश्न उठता है कि कितने सदस्य थे, कहाँ कहाँ से चुने गए थे। अब ऐसा बात तो नहीं ना है कि कहीं से भी किसी को भी रखा जा सकता था, किसी को भी बना दिया जा सकता था उसका सदस्य। तो इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 389। कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। अब जो 296 सदस्य थे वे कहाँ के थे, तो अंग्रेज भारत से, जहां अंग्रेजों का शासन था, मतलब भारत के थे ना। 296 कहाँ के थे, भारत के। अब आता है 93 जो सदस्य थे, सभी सदस्य क्या होके आए थे, तो मनोनीत सदस्य थे, मतलब जिनको चुनकर भेजा गया था ना। जहाँ पे कहाँ से भेजा गया था, तो देसी भारत से, जहाँ राजा महाराजाओं का शासन था। मतलब जो 93 थे वो कौन थे, तो जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था उसी से चुनकर आए हुए थे ना। अब देखिए 296, ये जो 296 था इसमें कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से आए हुए थे।
तो 292 तो थे ही जो भारत के लोग थे, और जो 4 थे वे सब बहुत स्पेशल थे। ये 4 कौन कौन से थे? तो चीफ कमिश्नर प्रांत से, ये चारों जो थे चीफ कमिश्नर प्रांत से। चीफ कमिश्नर प्रांत का मतलब क्या होता है कि एक दिल्ली से, एक अजमेर जिसको हम लोग मेरवाड़ा बोलते हैं, तीसरा जो है कुर्क का कर्नाटक से, और चौथा कहाँ से रहेगा? तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का भाग है उससे रहेगा ना। तो ये 4 हो गए, और 292 और 4 296। तो 296 जो सदस्य थे वो सब कहाँ के थे? अंग्रेज भारत के थे सभी। उसके बाद जो 93 थे वे मनोनीत सदस्य थे, जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था वहां से ये सब क्या हुए थे? तो चुनकर आए हुए थे। तो 389 सदस्य में ही कौन कौन कहाँ के थे ये अभी हम लोगों ने इसको देखा। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि इसमें महिला भी थी कि महिला नहीं थी, कितनी थी, इसके बारे में देखते हैं ना। तो आइए देखते हैं, इसमें महिलाओं की जो संख्या थी कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। उसके बाद राजस्थान से कितने मेंबर थे? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान से कितने मेंबर थे? तो राजस्थान से संविधान सभा में 15 मेंबर लिए गए थे ना। उसके बाद आगे है कि एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जिसको बेगम अय्याज रसूल नाम था जिसका ना, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी जिनका नाम क्या था? बेगम अय्याज रसूल। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि टोटल जो संविधान सभा था उसमें 389 सदस्य ही क्यों थे? इससे कम भी को रखा जा सकता था, इससे ज्यादा को भी रखा जा सकता था, लेकिन लोगों ने 389 सदस्य को ही क्यों चुना कि 389 सदस्य ही क्यों होंगे ना। तो इसका आंसर बहुत ही सरल शब्दों में दिया गया है, थोड़ा सा समझिएगा कि उस समय भारत की जनसंख्या जो थी लगभग कितनी थी? 40 करोड़ थी। जिस समय हमारा भारत का जो संविधान सभा है उसका गठन हो रहा था उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 40 करोड़ थी ना। और एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगी, यह आंकड़ा संविधान सभा ने निश्चित किया था। संविधान सभा ने क्या चीज कहा कि एक जो सदस्य होगा वो कितनी आंकड़ा जो कितना का प्रतिनिधित्व करेगा? तो 10 लाख को ना। मतलब एक जो सदस्य है वो कितना को देखेगा, कितना का प्रतिनिधित्व करेगा? तो 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर हम लोग ऐसे जोड़ते हैं तो 40 करोड़ को 10 लाख से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 389 आएगा ना। तो इसीलिए 389 सदस्य को ही किया गया था, तो संविधान सभा का मेंबर बनाया गया था ना। चलिए, अब संविधान सभा का तो गठन हो जाता है, अब इसको कैसे चलाया जाता है, कैसे ये सुचारू रूप से चलते रहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो संविधान सभा का जो पहला बैठक होता है कब होता है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ना। अब देखिए, ये जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पहला जो बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अध्यक्ष क्यों चुना गया? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। उनका चुनाव हुआ था, उनको चुन करके यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार ने मनोनीत किया था, कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुना गया था। कि तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो इसमें ये तीनों बातों में से जो सही बात है वो कौन सा है? संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे ना, सच्चिदानंद सिन्हा। और जो ज्यादा बुजुर्ग होते हैं उनका अनुभव भी ज्यादा रहता है, इसीलिए बुजुर्ग के आधार पर ही जो संविधान सभा का अध्यक्ष थे वे किनको बनाए गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था ना। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। ये जो बैठक था संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, उसमें उसकी जो प्रमुख बातें हैं वे कौन कौन सी है ना। तो इस बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। मुस्लिम जो लीग थी वे इस बैठक को बहिष्कार करती है। इसके बहिष्कार किए जाने के बाद इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, जब मुस्लिम लीग के द्वारा इसको बहिष्कार किया गया, आगे हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो है क्यों बहिष्कार करता है। तो चर्चिल जो है इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, वे क्या कहते हैं इसके बारे में? वे कहते हैं कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है जैसे यह एक विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। देखिए कितनी
ये जो तार्किक बात कही है ना इन्होंने, तो इसको याद रखना है कि ये जो कथन है वे किनके द्वारा कहा गया। तो चर्चिल क्या कहते हैं कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है जैसे यह एक विवाह है और जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब हम लोग सोच लीजिए कि अगर विवाह हो रहा है और वहां पे दुल्हन नहीं रहे तो फिर विवाह संभव हो पाएगा? नहीं संभव हो पाएगा ना। तो ये बातों को ध्यान में रखना है। देखिए ये जो बैठक था 9 दिसंबर का 1946 का, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने क्या किया, इस बैठक में भाग लिया। 207 सदस्य ही वहां पे पहुंच पाए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वे बहिष्कार करती है इसका, और जो मुस्लिम लीग के जितने सारे सदस्य थे वे सब नहीं पहुंचते हैं ना। इसमें ये जो बैठक था उसमें कितनी महिलाएं भाग लेती है? तो 9 महिलाएं क्या करती है, इस बैठक में भाग लेती है। चलिए आगे आगे क्वेश्चन है उसको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में 389 सदस्यों की जगह 207 नहीं क्यों उपस्थित हुआ? अभी हम तुरंत चर्चा कर रहे थे कि 389 सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे, लेकिन पहली बैठक में उन्होंने 207 लोग ही वहां पे क्यों आए, क्यों शामिल हो पाए? तो इसका आंसर है क्योंकि मुस्लिम लीग ने सबसे पहला इसका बहिष्कार किया था ना, जिसके कारण जो थे 73 सदस्य क्या हो गए थे, अनुपस्थित थे। मुस्लिम लीग की जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 73 थी, और 73 सदस्य वहां पे उपस्थित नहीं हुए थे। अब आगे देसी रियासतों से 93 सदस्य आने वाले थे जो नहीं आए। देसी रियासत से हम लोग देखे थे कि कितने सदस्य को चुना गया था, 93 ना। 93 जो राजा महाराजाओं का जहाँ पर शासन रहता था उससे 93 सदस्य को चुना गया था, लेकिन वे भी वहां पे नहीं पहुंच पाए। इसीलिए वहां पे जो उपस्थित संख्या थी वे कितनी रह गई, तो 389 के जगह में 207 ही रह गई ना। चलिए तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 का यहीं तक था। अब क्या होता है, दूसरा बैठक रखा जाता है। दूसरा बैठक कब रखा जाता है, तो 11 दिसंबर 1946 ना, 11 दिसंबर 1946 का बैठक, जिसको हम लोग संविधान सभा का दूसरा बैठक कहते हैं। तो इसमें इसकी जो प्रमुख बातें हैं उसको थोड़ा सा याद रख लेना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुन लिए गए। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको अस्थायी सदस्य चुन लिया गया ना। अब ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वे कहाँ के थे, बिहार के थे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का तीसरा बैठक, तीसरा बैठक कब होता है, तो 13 दिसंबर 1946 की बैठक। 11 दिसंबर को तो होता ही है, 2 दिन के बाद फिर क्या होता है, पुनः बैठक होता है। और इस बैठक में क्या रखा जाता है इसको देखते हैं। तो इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव क्या करते हैं, रख देते हैं। वे बोलते हैं कि संविधान सभा के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रस्तावना होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए संविधान का, कि हम लोग संविधान को किस उद्देश्य से ये संविधान सभा है उसका गठन किए हैं, संविधान सभा का कार्य क्या होगा ना, ये सब सारी चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। तो उद्देश्य प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्तावना में क्या था, तो इसको याद रखिएगा कि ये जो उद्देश्य प्रस्तावना था वो कौन लेके आए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उद्देश्य प्रस्तावना में पहला बात जो है वो क्या था, कि उद्देश्य प्रस्तावना इस प्रस्तावना का आधार था। हम लोग क्या करेंगे, जो प्रस्तावना होगा उसको इस संविधान का आधार मानेंगे ना, और ये जो प्रस्तावना है उसमें सारी बातें दर्ज होगी, जो हमारे संविधान में रहेगा वही सारी बातें इसमें दर्ज होगी ना। उसके बाद देखिए इसका क्या उद्देश्य था, जो संविधान बन रहे हैं उसका उद्देश्य क्या हो। दूसरा जो है क्यों रखा जाना चाहिए प्रस्तावना, कि वे उद्देश्य बताएगा कि हम लोग ये जो संविधान बना रहे हैं वे किस उद्देश्य से बना रहे हैं। अगला है सरकार की प्रकृति कैसी होगी, सरकार की प्रकृति कैसी होगी, मतलब यहाँ का जो सरकार होगा वे लोकतांत्रिक होगा कि राजा महाराजाओं का जो शासन होता है राजतांत्रिक ना।
उसके बाद तीसरा है सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर काम करेगी, कि सरकार का कौन कौन सा मोटो होगा, कौन कौन सा उद्देश्य होगा सरकार के पास और किस किस उद्देश्य से सरकार काम करेगी। तो देखिए यह जो 13 दिसंबर 1946 का ये जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार नहीं किया गया। अब क्यों स्वीकार नहीं किया गया, तो उस समय जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वे वहां पे उपस्थित नहीं हो पाए थे ना, इसीलिए ये जो संविधान सभा का प्रस्तावना का उद्देश्य था उसको क्या कर दिया जाता है, तो अस्वीकार दिया जाता है ना, मतलब स्वीकृति उसको नहीं मिल पाती है। आगे क्या होता है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है। ये जो प्रस्ताव था उसको कब स्वीकारा जाता है, तो 22 जनवरी 1947 को ना, जो हमारा कैबिनेट मिशन था, संविधान सभा था, उसके द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की दूसरी कड़ी, जो संविधान था उसके जननी और जनक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, और भारतीय संविधान को जो प्रारूप था वो कैसा था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।